नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान में द्वितीय शास्त्र प्रकरण नंबर 1 की चर्चा करूंगी। तो बच्चों, प्रकरण नंबर 1 प्राचीन सामाजिक जीवन। तो बच्चों, प्राचीन सामाजिक जीवन में है तो उसमें विश्व के अति प्राचीन ग्रंथ तथा वेद का समावेश होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वेद कितने हैं? तो बच्चों, वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। जिसमें सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना लगभग ईस्वी सन पूर्व 3000 से 5000 वर्ष पहले हुई होगी। ऋग्वेद में 10,000 से ज़्यादा ऋचाएँ हैं। इसके समूह को सूक्त कहा जाता है। ये सूक्त विविध देवी देवताओं की स्तुति करने के मंत्र हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के तथा इंद्र युद्ध के देवता हैं तथा सोम एक लता है जिसमें से खास प्रकार के पीने की वस्तु बनाई जाती है। ऋषि के वैदिक मंत्रों के सृष्टा थे। ऋचा को अक्षरों और शब्दों में बांटकर आचार्य विद्यार्थियों से उसका स्वस्वर गान कराते थे या करवाते थे और नृत्य पाठ द्वारा उसे कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों में रचनाकार तथा उसको सिखाने वाले पुरुष ही होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की सृष्टा स्त्रियां भी थीं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। मतलब कि बच्चों, एक बात साफ होती है, कौन सी? कि उस समय जो सूक्त के रचयिता थे और जो नित्य पाठ करते थे, कंठस्थ करवाते थे, वो सब कौन करता था? तो उस समय की पुरुष जाति करती थी। हाँ, कुछ प्रार्थनाओं में जो है कई स्त्रियां भी हैं। और ऋग्वेद की जो भाषा है वो कैसी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। हम जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं उन्हें लिखने के बाद छपाई का काम होता है, परंतु वेदों को पढ़ा नहीं बल्कि बोला जाता था। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान समय में अगर देखें तो हम जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, मतलब कि आपके सामने ये पुस्तक आप किस तरह पढ़ते हैं? तो इसको लिखने के बाद जो है इसकी छपाई होती है और छपाई के बाद हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, परंतु वेदों को पढ़ा नहीं बल्कि बोला जाता था। हजारों वर्षों तक इन्हें कानों कान सुनकर कंठस्थ करके याद रखा जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। उसे छापने का काम तो मात्र 200 वर्ष पहले ही हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेद की शुरुआत रचना कब हुई है? तो 3000 से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। और तब से लेकर के मतलब इनके छपाई का काम कब शुरू हुआ? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कब हुआ? तो उसे छापने का काम मात्र 200 वर्ष पहले ही हुआ है। बाजू में बच्चों एक चित्र दिया है, वो किसका नमूना है? तो प्राचीन हस्तपद का नमूना है, जो आप देख सकते हो, जो वेद का ही एक प्रकार है। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह करते हैं? तो इतिहासकार भी पुरातत्व शास्त्री की तरह भूतकाल की बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, परंतु वे भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित आधारों का भी उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि वे लोग ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह करते हैं। तो बच्चों, ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को संवाद के रूप में रखा गया है, जिसमें से एक संवाद किसका है? तो ऋषि विश्वामित्र और देवियों की तरह पूज्य 2 नदियाँ कौन कौन सी है? तो बियास और सतलज के बीच हुआ संवाद। ऐसे ही एक दिए हुए संवाद का नमूना है। किसके साथ है बच्चों? तो नदियों से किसका संवाद है? तो विश्वामित्र का है। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से आप रथ की गति से सागर की तरफ बह रही हो। आप जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिलने के लिए इच्छुक हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के
बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने के पश्चात हम रुक नहीं सकते। हे ऋषि, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र, हे बहनों, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं रथ और गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। कृपया अपने जल के प्रवाह को हमारे रथ और गाड़ी के पहिए के ऊपर ना उठाएं, जिससे कि हम सरलता से सामने किनारे पहुंच सके। नदियाँ, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि आप सुरक्षित सामने किनारे तक पहुंच सकोगे। इतिहासकारों के मतानुसार जिस समाज में ऋषि लोग रहते हैं, वहाँ घोड़ों तथा गायों को अधिक महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़े तथा गाय के साथ की गई है। अब वैदिक सामाजिक जीवन। ऋग्वेद में पालतू प्राणियों, बालकों, जिनको पुत्र भी कहते हैं बच्चों, तथा घोड़े आदि भौतिक साधनों को प्राप्त करने हेतु तथा इच्छाओं को संतोष देने के लिए अनेक सूक्त दिए गए हैं। घोड़ों का उपयोग लड़ाई के रथ हाँकने के लिए किया जाता था, पशुओं के चारे के लिए, कभी कभी दो समूह के बीच टकराव भी होता था। विशाल पानी के स्रोत की उपलब्धि हो, ऐसी जगह के लिए संघर्ष भी होते थे। युद्ध में जीती गई धनराशि का थोड़ा सा भाग सरदार स्वयं के लिए रखते थे तथा घोड़ा थोड़ा जो है वो शेष भाग पुरोहित को दिया जाता था। बची हुई धनराशि सामान्य प्रजा में बांट दी जाती थी। कुछ धन यज्ञ करने हेतु उपयोग में लिया जाता था। देवी देवताओं को संबोधित करके यज्ञ में आहुति दी जाती थी। इस आहुति में घी, अनाज इत्यादि का उपयोग किया जाता था। जो वैदिक सामाजिक जीवन में इस तरह की समाज में व्यवस्था थी। महत अंश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। आज की तरह स्थायी सेना नहीं थी, परंतु सभी लोग सभाओं में एक दूसरे से मिलते थे तथा युद्ध और शांति विषयक सलाह सूचन करते थे। वहाँ वे लोग बहादुर और कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनते थे। अब विविध लोक समूह और उनकी पहचान, जैसा कि हमने पढ़ा आगे कि वैदिक सामाजिक जीवन, उसके बाद जो है विविध लोक समूह और उनकी पहचान। तो उसमें जो है लोक समूह का वर्गीकरण किसके आधार पर होता था? तो उनके काम, भाषा, परिवार के समुदाय, रहने के स्थल और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर होता था। लोगों की विशेषता को बताने वाले शब्द ऋग्वेद में पाए गए हैं। ऐसे दो समूह की जिनका वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर हुआ है। पुरोहित जो विविध यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरा समूह जो है वो राजाओं का था, जो प्रजा की रक्षा, धर्म की रक्षा और न्याय देने का कार्य करते थे। आप राजाओं के बारे में सोच रहे हैं, वे उस राजा की तरह नहीं जो लोग किसी बड़ी राजधानी या महल में नहीं रहते थे। मतलब उस समय के राजा कैसे थे? उस समय के राजा की तरह नहीं थे। वे किसी बड़ी राजधानी या महल में नहीं रहते थे, ना तो उनके पास कोई सेना थी और ना ही वे कोई कर वसूल करते थे। राजा के बाद लगभग उनका पुत्र ही शासक बनेगा, यह भी तय नहीं था। जनता तथा पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का उपयोग होता है। कौन कौन से शब्दों का उपयोग होता था बच्चों? तो एक शब्द था जन और दूसरा शब्द था विष। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिले हैं हमें। पुरुजन या विष भरत जन या भरत विष, ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है, वे अपने आप को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु प्रकार के लोग यज्ञ नहीं करते थे और उनकी भाषा भी अलग ही थी। इस वैदिक काल में आज के वर्तमान पंजाब के आसपास उस समय सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। कौन सा राज्य वर्तमान समय का? तो पंजाब के प्रदेशों में, विशेष करके उत्तर भारत खंड में उनका निवास रहा था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय भारत खंड के अन्य स्थानों पर एक भिन्न प्रकार से ही अन्य शैली के लोक समूह अपना जीवन बिता रहा था। अब जो चित्र में आप देख सकते हो क्या है? तो महापाषाण और लोहे के हथियार। तो उपर्युक्त चित्र
देखिए यह शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर के नाम से पहचाना जाता है। इस पत्थर को दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा उसे अच्छे से दफनाया जाता था। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। ऐसे अवशेष दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्व भारत में से मिले हैं। तो बच्चों, चित्र में जो महापाषाण है वो एक प्रकार की कब्र है, जो कब्र बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। और इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्व भारत में से मिले हैं। मृत शरीर को दफनाने के लिए तैयार किए गए पत्थर महापाषाण जमीन के ऊपर भी देखने को मिलते थे। कभी कभी तो पुरातत्वविदों को गोल आकार में सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार एक अकेला खड़ा पत्थर भी प्राप्त होता है। ऐसे पत्थर जमीन के नीचे मृतदेहों के साथ दबे हुए सबूत की तरह मिलते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों के अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। इन सभी कब्रों में समानता है। सामान्यतः मृतक को विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। ज़्यादातर काली लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता था। अनेक स्थानों पर मृतदेह के साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, अन्य सामग्री, पत्थर तथा सोने के गहने, पाषाण इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अब जो है लोगों के खान पान में परस्पर भिन्नता, उस समय लोगों के खान पान में क्या भिन्नता थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, पुरातत्वविदों का मानना था कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मृत व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी तो एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्रों में ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं। ब्रह्मगिरी में से एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने की मनके और शंख मिले हैं, बल्कि कुछ हाड़ पिंजरों के साथ या पास से केवल मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। इस दफनाई गई वस्तु से लोगों में व्याप्त सामाजिक स्थिति की भिन्नता उजागर होती है। मतलब कि बच्चों, उस समय गरीब वर्ग और अमीर वर्ग इस तरह के दो वर्ग थे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। उनकी आर्थिक असमानता को अवशेषों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कब्र के पास, एक व्यक्ति के पास सोने की 33 मनके और शंख मिले, बल्कि दूसरे हाड़ पिंजर के पास क्या मिला? केवल मिट्टी का बर्तन। मतलब कि एक अमीर है तो दूसरा गरीब है। इनाम गांव स्थल भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के किनारे एक स्थल है। इस जगह पर ईस्वी सन पूर्व 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोगों के रहने के सबूत पाए गए हैं। कई बार तो लोगों को घर में ही दफनाया जाता था। दफनाए गए शव के पास बर्तन भी पाए गए हैं, जो कदाचित उनके भोजन या पानी के लिए रखे गए होंगे। पुरातत्वविदों को इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा और तिल मिले हैं। इसके अलावा कई पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। और इस तरह यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है।